हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड का दूसरा पाठ पतंग। पतंग कविता आलोक धनवा जी द्वारा रचित है। कविता को पढ़ने से पूर्व हम कवि के जीवन पर एक नज़र डालेंगे। आलोक धनवा 7वें-8वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान मिला। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान व पहल सम्मान से भी नवाजा गया। ये पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों व विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। आलोक धनवा जी की पहली कविता जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई थी और उसके बाद उन्होंने ब्रूनो की बेटियां और भागी हुई लड़कियां ऐसी कविताओं में प्रसिद्धि पाई। इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह सन 1998 में, जो आज जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं, ये उसी पर ही आधारित है। दुनिया रोज बनती है इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह में व्यक्तिगत भावनाओं के साथ सामाजिक भावनाएं भी मिलती हैं। कवि की 1972-73 में प्रकाशित कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर कवि प्रेमियों को ज़बानी याद हैं। आलोचकों का मानना है कि इनकी कविताओं के प्रभाव का अभी तक ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसी कारण से शायद कवि ने अधिक लेखन नहीं किया। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का चित्रण है। ये बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरह से समझते हैं। पतंग कविता बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का बहुत ही सुंदर चित्रण है। कवि ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ये बिंबों का सुंदर प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा सहज व सरल है। इन्होंने अलंकारों का बहुत ही सुंदर और कुशलता के साथ प्रयोग किया है। अब बात करते हैं कि आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं पतंग, ये पतंग कविता कवि के व्यंग्य संग्रह से ली गई है। अभी जिसका मैंने नाम बताया था आपको, दुनिया रोज बनती है, इस व्यंग्य संग्रह से ये पतंग कविता ली गई है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। बच्चों की कल्पनाएं, उनके क्रियाकलाप और प्रकृति में आए हुए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का एक रंग बिरंगा सपना होती हैं, जिसके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, उसके पार जाना चाहते हैं। तो ये कविता जो है बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का जो है एक इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया, जहाँ मृदंग बजते हैं चारों दिशाओं में, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं। तो इसी प्रकार ये कविता जो है क्या कहना चाहती है, कविता में कवि जो है वो किन बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन कर रहा है और प्रकृति के आने वाले परिवर्तन का जो है सजीव चित्रण कर रहा है, वो देखते हैं आज हम। कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। अब यहाँ पर जो है कवि प्रकृति में आने वाले परिवर्तन की बात कर रहा है। कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती हैं वे समाप्त हो गई हैं। सबसे तेज बौछारें गई। अब किस मौसम में बरसात सबसे तेज होती है? श्रावण के महीने में। सावन का महीना होता है तो बहुत तेज बरसात होती है। तो उसके विषय में बात कर रहे हैं कि जब बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती हैं वो समाप्त हो गई हैं। भादो गया और तेज बौछारों और भादों के साथ साथ जो है अब क्या आ रहा है? सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब यहाँ पर जो है कवि क्या कह रहा है कि तेज बौछारें और भादों के महीने के जाने के साथ साथ शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। शरद ऋतु का अर्थ क्या है? यहाँ पर सावन के महीने के पश्चात भादों का महीना आता है। भादों के बाद आश्विन का महीना और आश्विन के महीने के साथ कार्तिक के महीना और आश्विन का महीने के बीच में
शरद ऋतु का है आगमन होना शुरू हो जाता है, आना शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं कि तेज बौछारों और भादों के महीने के विदाई के साथ साथ जो है शरद ऋतु का आगमन हुआ है। और अब ये शरद ऋतु के आगमन होने पर जो है सवेरा कैसे प्रतीत हो रहा है कि शरद का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है और इस समय में सवेरे उगने वाले सूरज में क्या दिखाई दे रहा है? खरगोश की आंखों जैसी लालिमा दिखाई दे रही है। सवेरा हुआ यानी शरद ऋतु का सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, कि खरगोश की जैसे लाल लाल आंखें होती हैं ऐसी ही लालिमा लिए हुए वह सवेरा हुआ है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब इसमें शरद ऋतु का मानवीकरण किया है कि शरद ऋतु को ये दिखाया है कि वो जो है एक अपनी जो है साइकिल पर चला आ रहा है, कि शरद ऋतु आया पुलों को पार करते हुए। पुल को पार करने का अर्थ यहाँ पर है कि जितनी भी 6 ऋतुएं हैं उन 6 ऋतुओं को पार करने के पश्चात, उन पुलों को पार करने के पश्चात अब शरद ऋतु आ गई है। और वो कैसे आ रही है? अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद ऋतु के विषय में क्या कहते हैं कि शरद ऋतु जो है वो अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और घंटी बजाते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए वो सभी ऋतुओं के पुलों को पार करते हुए आ रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। कवि यहाँ पर कहता है कि शरद ऋतु आई तो वो ऐसे प्रत लग रहा है जैसे कि अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रही है, कि शरद ऋतु आई और वो इशारे कर करके बच्चों के झुंड को बुला रही है कि आओ और पतंग उड़ाने का जो है मौसम आ गया है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। कवि क्या कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आने पर जो उमंग और उत्साह का माहौल बन जाता है, तो कवि कहता है कि शरद ने जो है आकाश को इतना मुलायम बना दिया है और वो इसीलिए मुलायम बना रही है पूरे आकाश को, ताकि वो पतंग जो है ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनाता है, शरद ऋतु का आगमन जो है इस प्रकार का माहौल बना देता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। कि पतंग का जो कागज़ होता है बहुत ही हल्का और महीन होता है और पतला कागज़ जो है वो रंगीन कागज़ जब आसमान में उड़ता है तो वो रंग बिरंगी उड़ती हुई जो पतंगे हैं वो मन को जो है बहुत भाती हैं और बच्चे जो हैं उस चीज़ का जो है आनंद लेते हैं, उस पतंग के उड़ने का जो है मज़ा लेते हैं। तो वो कहते हैं कि ये शरद ऋतु ऐसा माहौल बनाती है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके और दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। और वो साथ में क्या उड़ती है? उसके साथ बांस की पतली कमानी, जिस पर कि वो कागज़ लिपटा होता है, पतला वाला कागज़ जो है उस पर लिपटा होता है, कि यानी बच्चे जो हैं दुनिया के सबसे पतले कागज़ वह बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग को उड़ा सकें। ऐसा शरद ऋतु जो है माहौल बना देती है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। वो कवि क्या कहता है कि इन पतंगों को उड़ता देखकर जब बच्चे सीटियां और किलकारियां मारने लगते हैं तो इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती हैं और बच्चे जो हैं वो तितलियों की भांति बहुत ही कोमल और नाजुक होते हैं और बहुत ही कोमल और नाजुक तितलियों के समान जो है वो उन पतंगों के साथ सीटियां मारते, किलकारियां मारते हुए आनंद ले रहे होते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब यहाँ पर कवि क्या कहता है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं, जैसे एक कपास कोमल होती है ऐसे ही कपास की नरमाई के समान जो है बच्चे भी बहुत ही नर्म और कोमल होते हैं। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर जो है बहुत कोमल होता है और ऐसे प्रतीत होता है मानो वे कपास की नरमी और लोच को लेकर पैदा हुए हों। जब वे पृथ्वी जो है ऐसा लगता है पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। कवि क्या कहता है कि उनकी कोमलता का स्पर्श करने के लिए धरती भी
ललायित रहती है, क्योंकि बच्चों के कोमल कोमल पाँव जब धरती पर पड़ते हैं तो वह जो है उनके बेचैन पैरों के पास आती है, और जब वे मस्त होकर वहाँ दौड़ते हैं, जब छतों पर पतंगों के पीछे दौड़ते हैं, तो उस बीच में जो है धरती उनका स्पर्श पाने के लिए जो है ललायित हो जाती है और उनके बेचैन पैरों के पास आती है, और छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। दौड़ते समय बच्चे क्या करते हैं? मस्त हो जाते हैं, बेसुध हो जाते हैं, उन्हें कहीं भी किसी प्रकार का होश नहीं रहता कि वो कहाँ दौड़ रहे हैं, कहीं गिर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। दौड़ते समय उन्हें जो है मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती, और वो अपने जो है छतों को भी नरम बनाते हुए वो चारों दिशाओं में जो है दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि उनके पैरों की आवाज़ से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न हो गया है। मृदंग समझते हैं, जैसे ढोलक होती है उसी प्रकार का एक मृदंग जो है वाद्य यंत्र होता है। तो जैसे बच्चों के जो पैरों की आवाज़ होती है, उससे छतों के ऊपर जो है आवाज़ें जो है होने लगती हैं, और जो नीचे बैठे हैं उनको भी सुनाई देती हैं। तो ये ऐसा प्रतीत होता है उनके पैरों की चापों से कि सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर जो है उत्पन्न हो रहा है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, जब वे पेंग भरते हुए, पेंग का अर्थ क्या होता है यहाँ पर कि जब पेंग भरते हुए आते हैं, जब वो ढील देते हैं, वो झूला झूलने का, जैसे मतलब पतंग को छील उठाकर जो है वो ऊपर की तरफ ले जाते हैं, फिर उसको जो है ढील देते हैं। तो जब वो झूले की उधर जो है झूले की पेंग की तरह जब पतंग को वो इधर से उधर जो है आगे पीछे लेकर जाते हैं, तो उनके शरीर भी जो है डाली की तरह लचीला हो जाता है। वो स्वयं भी डाली की तरह लचीले वेग से जो है इधर से उधर होते रहते हैं। आगे की उसमें क्या कहते हैं कवि कि छतों के खतरनाक किनारों तक, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि पतंग उड़ाते समय वे छतों के किनारों तक आ जाते हैं, और यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अभी तो उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। उनके शरीर के अंदर जो उस समय में रोमांच, जो प्रसन्नता, जो उमंग, जो उत्साह भरा होता है, वही उन्हें जो है गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। और कवि यहाँ पर क्या कह रहा है कि पतंगों की जो है ऊंचाइयाँ, धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती हैं, एक जो है एक धागे के साथ, जो है जिस धागे से वो पतंग उड़ा रहे होते हैं, उसी एक धागे के सहारे जो है उस पतंग की ऊंचाइयाँ उन्हें जो है थामे रहती हैं। उनके जो है इस समय में उनका सारा ध्यान पतंग की डोर पर होता है, और सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान व उसकी ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। तो ऐसा लगता है कि मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल एक डोर के सहारे जो है थाम लिया हो, और पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। और इन पतंगों के साथ साथ जो है ऐसा लगता है कि जैसे वो बच्चे भी इन्हीं पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं। आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते हुए देखकर बच्चों के मन में भी आकाश में उड़ने की एक कल्पनाएं जागती हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है जैसे वे भी मानो आकाश में उड़ रहे हैं। उनके शरीर में रोएं भी संगीत उत्पन्न करते हैं। रंध्र कहते हैं रोएं, हमारे शरीर के अंदर जो है रोम होते हैं, रोएं होते हैं। उन रोओं में जो रोमांच भरा होता है, वो रोमांच ही उन बच्चों को क्या करता है, ऊपर उड़ने की कल्पनाओं से के वेग के साथ साथ जो है उड़ाता चला जाता है, और वे स्वयं को जो है आकाश में उड़ता हुआ महसूस करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे भी आकाश में उड़ रहे हों। अगर वे गिरते हैं छतों के किनारों से तो बच जाते हैं तब तो। और कहते हैं कि अगर मान लो कभी कभार वे छतों के किनारों से गिर भी जाते हैं, परंतु वे अपने लचीलेपन के कारण जो है बच जाते हैं, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब उस समय में उनके मन में जो भय होता है, अगर मान लो छतों के किनारों से गिरते हुए वो बच जाते हैं, तो बचने के पश्चात तो उनके मन का भय,
वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। उस समय उनके मन का जो डर है वो समाप्त होने के बाद वे और भी अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने आकर फिर खड़े हो जाते हैं, या फिर यूं कहें कि अगली सुबह वो फिर पतंग उड़ाने लगते हैं, उसी गति के साथ, उसी तेज के साथ। और उनकी गति और उनकी जो उनकी तेजी और उनका उत्साह और दुगना हो जाता है, और पृथ्वी जो है और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। तो बच्चों, कविता के इस अंत में जो है मैं यही कहूँगी कि कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। बच्चे किस प्रकार से एक पतंगों के सहारे अपने उमंगों को और अपनी कल्पनाओं की उड़ान को भरते चले जाते हैं। तो ये कविता थी आपकी पतंग। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कविता जो है समझ में आई होगी। यदि आपको इस कविता से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।